अपना डॉक्टर खुद बने। इस बात का विचार आज से ही आप सभी को करना होगा, क्योंकि आजकल जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं वो नेचुरल तो बिल्कुल नहीं, पर केमिकल से जरूर बन रहा है। लोग अचानक से ही बीमार हो जा रहे हैं। इसे अगर आप हल्के में लिए तो बहुत पछताओगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खान पान के साथ और व्यायाम के जरिए हम और आप कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। इस वीडियो को अच्छे से सुनिए। इसमें आपको बहुत सी कमियां नजर आएंगी जो आप कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया जुलाई से नवंबर के बीच देश का बहुत बड़ा क्षेत्र मलेरिया से प्रताड़ित रहता है। तापमान की अनुकूलता और हवा की नमी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती हैं कि वो परजीवी भी जिंदा रहता है, जिससे मलेरिया होता है और उसे फैलाने वाले मादा एनोफ्लिस मच्छर की उम्र भी बढ़ जाती है। किसी को कपकपी हो ये जरूरी नहीं, बिना टूटे लगातार रहने वाला बुखार भी कभी कभी मलेरिया हो सकता है। आदमी को मलेरिया कब और कैसे होता है? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होने वाला ज्वर है। इस परजीवी की 125 से अधिक जातियां पहचान में आ चुकी हैं। इनमें भी अधिकांश चिड़ियों को संक्रमित करती हैं। अन्य जातियां बंदर, सांप, छिपकली और कछुओं में पाई जाती हैं। ये परजीवी घोड़ों, हाथियों और मांसाहारी पशुओं में भी पाया जाता है। मनुष्य में इसकी 4 जातियां ही ज्वरकारी हैं: प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। बुद्धचन हेल्थी ये चैनल आपको हर समय आपका और आपके परिवार का ख्याल भी रखेगा। इसमें सिर्फ छोटे बीमारियां ही नहीं बल्कि बड़ी बीमारियों को भी ठीक करने का उपाय बताया गया है। ये परजीवी एनोफ्लिस वंश के मच्छरों की मादाओं द्वारा फैलाया जाता है। मादा मच्छर जब मनुष्य को काटती है तब उसकी लार ग्रंथि से मलेरिया परजीवी के बीजाणु स्पोरोजाइट मानव शरीर में पहुंच जाते हैं और रक्त में प्रवाह करते हुए मनुष्य के जिगर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर ये जिगर की कोशिकाओं में पलते बढ़ते हैं और विभाजन क्रिया से गुजरकर खंडजाणु मीरोजाइट बनाते हैं। फिर ये खंडजाणु रक्त परिसंचरण में आकर लाल रक्त कणिकाओं में घुस जाते हैं। उनके बढ़ने से लाल रक्त कणिकाएं टूटती हैं और ज्वर पैदा हो जाता है। ये एक तरह का चक्र है। परजीवी को पाल रहा मच्छर आदमी को रोक देता है और आदमी के मलेरिया पीड़ित होने पर उसका खून चूसते समय खुद परजीवी को अपने भीतर चूस लेता है। परजीवी अपने जीवन चक्र का एक हिस्सा आदमी में पूरा करता है, दूसरा मादा मच्छर के पेट में। मच्छर से आदमी, आदमी से मच्छर और मच्छर से आदमी का ये चक्र सृष्टि का एक खेल है जिसे आदमी जीतने की कोशिश में लगा है। ये ज्वर जुलाई से नवंबर के महीनों में ही क्यों अधिक होता है? मलेरिया परजीवी को जिंदा रहने के लिए एक खास तापमान की जरूरत होती है। इसी तरह मादा एनोफ्लिस को भी पलने बढ़ने के लिए खास परिस्थितियां चाहिए होती हैं। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान और इन महीनों में वायुमंडल की उच्च आर्द्रता, नमी दोनों को खूब रुचती है। ये परिस्थितियां मादा मच्छर की उम्र बढ़ा देती हैं। इससे परजीवी आसानी से मादा मच्छर में अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है और मनुष्य में पहुंचकर ज्वर पैदा कर देता है। मलेरिया ज्वर के विशेष लक्षण क्या हैं? ये ज्वर टूट टूट कर आता है। इसके 3 चरण होते हैं। पहले पहल सिर में दर्द होता है, जी मचलाता है और कमजोरी मालूम होती है। इसके 1 घंटे के भीतर कपकपी देकर तेज बुखार चढ़ जाता है। ये प्रथम चरण 15 मिनट से 1 घंटे का होता है। फिर गर्मी लगने लगती है, सिर का दर्द बना रहता है पर मितली की अनुभूति कम होती जाती है। ये दूसरा चरण 2 से 6 घंटे का होता है। तीसरे चरण में रोगी को जोरों का पसीना आता है और उसका बुखार उतर जाता है। इससे मरीज राहत महसूस करता है और उसे नींद आ जाती है। ये चरण 2 से 4 घंटे का होता है। परजीवी किस जाति का है और रोगी के शरीर में उसकी कौन कौन सी पीढ़ियां विकास के किस दौर में हैं, इसके मुताबिक ये तीनों चरण बार बार दोहराए जाते हैं। कई बार ये आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब पहला चरण पूरा हुआ, दूसरा शुरू। ऐसे में बुखार लगातार बना रह सकता है। बीच बीच सिर में तेज दर्द होता है, मितली और कै होती है और कई बार तरह तरह की प्राणलेवा पेचीदगियां उत्पन्न हो जाती हैं। परजीवी के झुंड मस्तिष्क, गुर्दों, आंत और जिगर पर तेज धावा बोल देते हैं, जिससे रोगी की हालत तेजी से बिगड़ती जाती है। पूरी डॉक्टरी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और कई रोगी दुनिया से कूच कर जाते हैं।
ये कैसे पता चलता है कि अमुक मामला मलेरिया का है? ज्वर शास्त्रीय रूप में प्रकट हो तो कोई भी आसानी से पहचान सकता है, लेकिन ज्वर होते हुए यदि खून की जांच करा ली जाए तो डॉक्टर परजीवी की जाति भी जान सकते हैं। क्या खून की जांच पर परजीवी के न दिखने के इलाज में कौन कौन सी दवाएं प्रभावकारी हैं? कुनैन मलेरिया की सबसे पुरानी दवा है। जरूरत पड़ने पर यह आज भी दी जाती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सीमा इसके पार्श्व प्रभाव यानी साइड इफेक्ट्स हैं। इस कारण इसका प्रयोग सिर्फ तभी किया जाता है जब अन्य मलेरिया रोधक दवाएं असरदायक साबित नहीं होती। सामान्यतः क्लोरोक्विन ही काम में लाई जाती है। इसकी खुराक अलग अलग उम्र पर अलग अलग होती है। डॉक्टर जैसे इसे लेने की सलाह दे, इसे ठीक उसी तरह लेना चाहिए। ये दवा पेट में तीव्र शोथ, मितली और कै पैदा कर सकती है, पर इसे कुछ खाकर लिया जाए तो परेशानी कम होती है। दवा लेने से पहले ठंडा दूध या आइसक्रीम लेना अच्छा रहता है। ये दवा अगले 2 दिन भी लेनी होती है ताकि भीतर छिपे परजीवी पूरी तरह मर सकें। पर कुछ क्षेत्रों में मलेरिया परजीवी की संरचना इतनी बदल गई है कि क्लोरोक्विन उस पर असर नहीं करती। वहाँ अन्य मलेरिया रोधक दवाएं जैसे सल्फाडॉक्सिन, पायरामेथामिन, फेंसिडार, सल्फालेन, पायरामेथामिन, मेटाकैल्फिन, मेफ्लोक्विन, आर्टिस्यूनिट, आर्टिमेथिल काम में लाई जाती हैं। ठीक दवा मिल जाए तो ज्वर शीघ्र नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन रोगी को पूरे आराम, शांत वातावरण और पूरी देखभाल की जरूरत होती है। कई बार ये ज्वर कुछ ही दिनों बाद फिर से हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मलेरिया परजीवी अगर जिगर में दुबके रह जाएं तो ये थोड़े ही समय में विभाजन क्रिया द्वारा फिर से बढ़ जाते हैं और रक्त परिसंचरण में पहुंचकर ज्वर पैदा कर देते हैं। ज्वर की इस पुनरावृत्ति से बचने के 2 उपाय हैं। पहला ये कि कुछ महीनों के लिए हर हफ्ते नियम से मलेरिया रोधक गोलियां ली जाएं। दूसरा ये कि परजीवी को जड़ से नष्ट करने के लिए डॉक्टरी सलाह से प्राइमाक्विन की गोलियां ली जाएं। मलेरिया से बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? आसपास साफ सफाई रखें ताकि मच्छर कम से कम हो। मच्छरों से बचने के लिए या तो मच्छरदानी में सोएं या सोने से पहले बदन पर नीम का तेल या ओडोमॉस जैसी मच्छर दूर भगाने वाली क्रीम लगाएं या नीम की टिकिया जलाकर रखें ताकि मच्छर पास नहीं फटके। रोग की रोकथाम के लिए मलेरिया का शुबा होने पर उसका तत्काल उपचार कराएं। इससे परजीवी का चक्र टूटता है। क्या मलेरिया से बचाव करने के लिए कोई टीका नहीं है? इस ओर लगातार कोशिशें जारी हैं। प्रायोगिक स्तर पर कुछ कामयाबी भी मिली है, लेकिन ऐसा कोई टीका नहीं बना जो इतना विश्वसनीय हो कि उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जा सके। तपेदिक, ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, कंसम्पशन। तपेदिक का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऋग्वेद के 8वें अध्याय के 161वें सूत्र के पहले श्लोक में इसका उल्लेख करते हुए कहा गया है, रोगी यज्ञ सामग्री के द्वारा मैं तुम्हें राज यक्ष्मा से छुड़ाता हूँ, इससे तुम्हारे जीवन की रक्षा होगी। पुराणों, अथर्ववेद और चरक संहिता में भी इसके लक्षणों और उपचार का समय अनुरूप वर्णन है। चरक ने इसे असाध्य रोग कहा है और सलाह दी है कि रोगी को एक स्वस्थ दुधारू बकरी के साथ जंगल की स्वच्छ हवा में भेज दिया जाए। 18वीं सदी तक ब्रिटेन और दूसरे यूरोपीय देशों में भी तपेदिक एक महारोग बना हुआ था। तो विख्यात कवि जॉन बनियन ने इसे 17वीं सदी में मौत का सरगना होने की पदवी दी थी। मध्यकालीन यूरोप में ये मृत्यु को पाने का रोमांटिक और फैशनेबल रास्ता समझा जाता रहा। तपेदिक के विरुद्ध पहली सक्षम दवाएं सन 1944, 1946 और 1952 में इजाद की गई। आज ये रोग लगभग पूरी तरह साध्य है, फिर भी लोग इसके दुस्साध्य इतिहास के आतंक से मुक्त नहीं हो सके। बिना इलाज ये आज भी यम का मीत है। तपेदिक क्या है? तपेदिक एक संक्रामक रोग है। ये मुख्यतः फेफड़ों में होता है और माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया से उपजता है। कुछ मामलों में ये व्याधि माइक्रोबैक्टीरिया परिवार के कुछ दूसरे सदस्यों से भी होती है। ये व्याधि कैसे उत्पन्न होती है? तपेदिक के बढ़े हुए मामलों में रोगी के फेफड़ों में बड़े बड़े जख्म बन जाते हैं। यदि रोगी इलाज न ले रहा हो तो इन जख्मों में लाखों अरबों की संख्या में माइकोबैक्टीरिया भरे रहते हैं। रोगी जब खांसता, छींकता या सांस छोड़ता है तो उसकी छाती से कुछ माइकोबैक्टीरिया वातावरण में आ जाते हैं। जो कोई इस वातावरण में सांस लेता है, माइकोबैक्टीरिया उसके फेफड़ों में पहुंच जाते हैं। इसके आगे का घटनाक्रम हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक ताकत पर निर्भर करता है। यदि उसकी रोग प्रतिरोधक सेना ताकतवर होती है तो वो माइकोबैक्टीरिया को चबा जाती है,
और व्यक्ति रोग से साफ बच जाता है। कुछ व्यक्तियों में माइकोबैक्टीरिया की मात तो हो जाती है, पर वे नज़र बचाकर शरीर में इधर उधर छुप जाते हैं। जैसे ही परिस्थितियां उनके अनुकूल बनती हैं, ये फिर से उग्र हो उठते हैं और रोग पैदा कर देते हैं। 5 से 10% मामलों में जीत माइकोबैक्टीरिया की ही होती है और उनकी पहली पैठ रोगकारी सिद्ध होती है। तो क्या तपेदिक जादू टोने भूत प्रेत से कोई संबंध नहीं रखता? बिल्कुल नहीं। जर्मन डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने सन 1882 में ही ये साबित कर दिया था कि तपेदिक संक्रामक रोग है और माइकोबैक्टीरिया से होता है। क्या कुछ परिवारों में यह व्याधि आनुवंशिक भी होती है? नहीं। यद्यपि किसी किसी परिवार में कई सदस्य एक साथ या अलग अलग समय पर रोग को भुगतते हैं, ये इसका कतई सूचक नहीं है कि तपेदिक आनुवंशिक रोग है। ये मात्र इसकी संक्रामकता दर्शाता है। परिवार में किसी एक के तपेदिक पीड़ित होने पर उसके संक्रमण से दूसरों को रोग होने का जोखिम स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। तपेदिक किस उम्र का रोग है? ये व्याधि किसी भी उम्र में हो सकती है। बच्चे, किशोर, वयस्क, मध्यमय और वृद्ध सभी इससे पीड़ित हो सकते हैं। क्या तपेदिक शरीर के अन्य अंगों में भी हो सकती है? यद्यपि सबसे अधिक मामले फेफड़े की तपेदिक के होते हैं, लेकिन ये व्याधि शरीर के लगभग हर किसी अंग को पीड़ित कर सकती है। हड्डियां, जोड़, आंतें, लसीका पर्व यानी लिम्फ नोड बहुतों में इससे ग्रस्त हो जाते हैं, पर मस्तिष्क की झिल्ली, उदर, जिगर, तिल्ली, गुर्दे, त्वचा, शरीर का कोई भी अंग तपेदिक से रुग्ण हो सकता है। फेफड़ों, दिल और उदर की झिल्ली में ये शोथ हो जाए तो उनमें पानी भर जाता है। तपेदिक जनन अंगों को भी पीड़ित कर सकती है। स्त्रियों में डिंब ग्रंथियां, डिंबवाही नलियां और गर्भाशय में ये व्याधि हो सकती है, जिससे स्त्री अपनी प्रजनन क्षमता गंवा सकती है। पुरुषों में भी अंड ग्रंथियां और जनन प्रणाली के दूसरे अंग तपेदिक से पीड़ित हो सकते हैं। तपेदिक हो जाने पर इसका पता कैसे चलता है? पहला शक अक्सर लक्षणों के आधार पर ही बनता है। शाम को हल्का 99 से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का बुखार हो जाना, काम में जी ना लगना, भूख का अचानक मर जाना, वजन का लगातार घटते जाना, 4 हफ्तों से अधिक बिना किसी दूसरे कारण के खांसी होना, खांसी में खून आना, गर्दन में गांठें बन जाना और साधारण एंटीबायोटिक दवा से ठीक ना होना, आंतों में रुकावट आ जाना जैसे विविध लक्षण तपेदिक की संभावना जगाते हैं। कुछ मरीजों में सामान्य शारीरिक जांच परीक्षण के दौरान भी रोग के होने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में क्या क्या जांच की जाती है? कुछ बातें तो रोगी की शारीरिक जांच से ही स्पष्ट हो जाती हैं। फिर जैसे जो संभावना बनती है उसके आधार पर टेस्ट किए जाते हैं। फेफड़ों की तपेदिक की संभावना दिखती है तो छाती का एक्सरे लिया जाता है, थूक बलगम की जांच की जाती है, खून की जांच की जाती है। गर्दन में गांठें हों तो सुई डालकर भीतर से ऊतक का नमूना लिया जाता है और जांच के लिए भेजा जाता है। छाती या उदर में पानी भर जाए तो उसे सुई से निकालकर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार आंतों की टीबी का शक होने पर बेरियम एक्सरे, मस्तिष्क की टीबी की संभावना होने पर सीटी स्कैन, उदर और जनन प्रणाली की जांच के लिए अल्ट्रासाउंड, रीढ़ की जांच के लिए एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। ये जांच परीक्षण का सिलसिला इतना जटिल है कि इसका फैसला डॉक्टर पर ही छोड़ देना चाहिए। कुछ पेचीदा मामलों में हर जांच के बाद भी मामला सुलट नहीं पाता और मात्र अनुमान के आधार पर ही होने से यही पता चलता है कि शरीर में माइकोबैक्टीरिया की पैठ है, लेकिन ये पुष्टि नहीं होती कि रोग सक्रिय है और दवा करने की जरूरत है या नहीं। जिन्हें बीसीजी का टीका लगा होता है उनमें इस टेस्ट का महत्व भी नहीं रह जाता, क्योंकि बीसीजी लगे होने पर टेस्ट बिना संक्रमण के भी पॉजिटिव हो सकता है। सुनते हैं कि तपेदिक का इलाज बहुत लंबा चलता है। ये दवाएं कितने समय तक लेनी होती हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि इलाज में कौन कौन सी और कितनी दवाएं दी जाती हैं। शुरू में यदि 2 महीने तक 4 दवाएं INH, रिफेम्पिसिन, इथेमब्लिटूल और पायराजाइनामाइड चलती रहें तो अगले 4 महीने सिर्फ INH और रिफेम्पिसिन देकर इलाज पूरा किया जा सकता है। पर दूसरे कई विकल्प भी हैं जिनमें इलाज 1 से 1.5 साल भी चलता है। क्या ये दवाएं नुकसान नहीं करती? कर सकती हैं, पर सावधानी बरती जाए और मुश्किल आने पर डॉक्टर से राय लेने पर कोई विरला ही मामला ऐसा होता है जो इलाज पूरा नहीं कर पाता। जरूरी होने पर दवाएं बदली भी जा सकती हैं। क्या लक्षण मुक्त होने पर दवा छोड़ देने से कोई नुकसान हो सकता है? लक्षणों में आराम तो कुछ हफ्तों बाद ही आता, लेकिन इस समय दवा बंद करना सरासर गलत है। माइकोबैक्टीरिया बहुत शातिर होते हैं।
जरा सी छूट मिलते ही ये फिर से बढ़ने लगते हैं और दोबारा रोग पैदा कर देते हैं। इस बीच कई बार ये अपनी संरचना इतनी बदल लेते हैं कि पहले काम करती रही दवाएं उन पर अब असर नहीं कर पाती। तब इन दुस्साध्य यानी रेजिस्टेंट नस्ल के माइकोबैक्टीरिया को पस्त करने के लिए महंगी तपेदिक रोधी दवाओं की शरण में जाना पड़ता है। कुछ मामलों में कोई दवा काम नहीं करती और रोग प्राणलेवा बन जाता है। क्या गर्भवती और स्तनपान करा रही माताएं भी तपेदिक रोधी दवाएं लेती रह सकती हैं? हाँ, लेकिन ऐसी महिलाओं को अपने गर्भवती होने या शिशु को स्तनपान कराने की जानकारी डॉक्टर को जरूर दे देनी चाहिए। क्या यह इलाज अस्पताल या सैनिटोरियम में भर्ती करके किया जाता है? बिल्कुल नहीं, ये पूरा इलाज घर पर ही किया जा सकता है। भर्ती करने की जरूरत सिर्फ उन मरीजों में होती है जिनका रोग बहुत बिगड़ चुका होता है। उनमें भी स्थिति में सुधार आने के बाद मरीज को घर भेज दिया जाता है, जहां उसकी दवा चलती रहती है। इससे तो रोग उसके परिवारजनों में फैल सकता है। ये संभावना सिर्फ कुछ ही मामलों में होती है जिनके थूक बलगम में माइकोबैक्टीरिया बहुत संख्या में मौजूद होते हैं। इन मरीजों में भी दवा शुरू करने के 48 घंटे बाद ही बैक्टीरिया 90% तक घट जाते हैं और 2 हफ्ते पूरे होते होते उनकी संक्रामकता बिल्कुल खत्म हो जाती है। खतरा तो तब होता है जब कोई दवा ना ले और उसके फेफड़ों में टीबी के खुले जख्म हों। क्या तपेदिक के रोगी के बर्तन और व्यक्तिगत चीजों की कुछ खास संभाल करनी होती है? नहीं, इनसे रोग नहीं फैलता, इसलिए ना तो इन्हें अलग रखना जरूरी है, ना खास ढंग से साफ करना है। क्या ठीक हो जाने के बाद तपेदिक फिर से भी हो सकती है? ये आशंका उन्हीं मामलों में अधिक रहती है जिन्होंने इलाज अधूरा छोड़ दिया होता है। इलाज पूरा लिया जाए तो फिर से रोग उभरने के रिलैप्स की दर सिर्फ 1 से 2% है। ये पुनरावृत्ति प्रायः इलाज पूरा होने के पहले या दूसरे साल में ही होती है। अतएव इतने समय तक डॉक्टर की निगरानी में रहना उपयोगी है। हाँ, जिन लोगों को एड्स हो उन्हें ताउम्र ही निगरानी में रहना होता है। उनमें तपेदिक कभी भी फिर से उभर सकती है। क्या एड्स और तपेदिक के बीच भी कोई संबंध है? हाँ, एड्स में शरीर की रोग प्रतिरोधक ताकत बिल्कुल कमजोर पड़ जाती है, जिससे माइकोबैक्टीरिया को बढ़ने की पूरी छूट मिल जाती है। इसीलिए तपेदिक एड्स पीड़ितों के लिए मृत्यु का बहुत बड़ा कारण है। तपेदिक से बचाव के लिए जन्म के कुछ दिनों बाद ही बीसीजी का टीका ले लिया जाता है। फिर भी ये धरती पर इतने व्यापक रूप से फैली है, ऐसा क्यों? बीसीजी तपेदिक के फैलाव को रोक पाने में बहुत समर्थ नहीं है। उसकी उपयोगिता रोग की गंभीरता बांधे रखने में है। ये बच्चों को मस्तिष्क की तपेदिक और पूरे शरीर में फैल जाने वाली मिलियरी टीबी से बचाती है। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। व्यास में 1 मिलीमीटर के 10,000वें हिस्से जितना पिद्दी सा वायरस है, HIV। लेकिन इसका आतंक आज सारी दुनिया में फैला है। किसी के शरीर में एक बार पैठ कर ले तो जीना नरक हो जाता है। भीतर टाइम बम की तरह टिक टिक करता ये वायरस अपना समय लेकर एड्स के रूप में विस्फोटित होता है और शरीर के चिथड़े चिथड़े कर देता है। इससे खुद को बचाए रखना ही इसे शिकस्त देने का एक अकेला तरीका है। एड्स क्या है? ये एक वायरस जन्य रोग है जिसकी बाबत पहली जानकारी एटलांटा, अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल के वैज्ञानिकों ने सन 1981 में दी थी। इसमें आदमी की रोगों से लड़ने की सामान्य ताकत नष्ट हो जाती है। जरा जरा से सूक्ष्म जीवी शरीर में जब चाहे तब पैठ कर लेते हैं और उनसे ग्रसित शरीर तेजी से गलता जाता है। वायरस की ये मार प्राण छूटने तक कायम रहती है और उसी के प्रकोप से रोगी को कुछ खास किस्म के असाधारण कैंसर हो जाते हैं। खास बात यह है कि वैज्ञानिक समुदाय के निरंतर प्रयासों के बावजूद अब तक कोई ऐसी दवा नहीं खोजी जा सकी है जो इस रोग को दूर कर सके। ये रोग किस वायरस से होता है? एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी HIV से होता है। इस वायरस की एक बड़ी विशेषता यह है कि शरीर में पैठ करने के बाद भी ये सालों साल कुंभकर्ण की नींद सोया रह सकता है और किसी भी पल जागकर सक्रिय हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी धूर्तता यह है कि ये मानव टी लिम्फोसाइटस की उन सैन्य कोशिकाओं यानी T4 हेल्पर सेल को ही मार डालता है जो हमें तरह तरह के रोगों से बचाती है। अब तक वायरस की 2 किस्में पहचानी जा चुकी हैं, HIV-1 और HIV-2। HIV-1 सारी दुनिया में फैला हुआ है जबकि HIV-2 का गढ़ पश्चिमी अफ्रीका है। ये वायरस आदमी के शरीर में कैसे पहुंचता है? किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध वायरस के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। जो व्यक्ति कई लोगों के साथ यौन संबंध रखते हैं उन्हें यह संक्रमण होने का सबसे अधिक खतरा रहता है। यौन संबंधों में स्वच्छंदता समाज के कुछ तबकों में फैशनेबल चाहे समझी जाए, लेकिन एड्स की आवृत्ति होने के बाद
अब आग से खेलने के समान है। अध्ययनों में पाया गया है कि लैंगिक मैथुन के साथ साथ मुख मैथुन भी वायरस को फैला सकता है। स्त्रियों को यह संक्रमण पुरुषों की तुलना में अधिक आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक तो वीर्य में वायरस बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, दूसरा योनि का कुल क्षेत्रफल पुरुष जननांग से कहीं अधिक होता है। मासिक स्राव के दिनों में स्त्री के लिए संक्रमण का डर सबसे अधिक होता है। इसी तरह किशोरावस्था और प्रौढ़ अवस्था की उम्र भी कि समलैंगिक पुरुषों में एड्स के मामले अधिक हो रहे हैं। दुनिया का सबसे पुराना पेशा वेश्यावृत्ति भी एड्स के आने के बाद मुश्किल में पड़ गया है। मुंबई और देश के कुछ दूसरे शहरों की यौन कर्मियों पर हुए अध्ययनों में उनके बड़ी संख्या में HIV संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। स्पष्ट है, प्रकृति भी मनुष्य से हंसों के जोड़े की तरह की जीवन अनुबंधता चाहती है। कई पुरुष और स्त्रियां विवाहित होने के बावजूद अपनी यौन जरूरतें पूरी करने के लिए विवाह के समय लिया वचन तोड़ देते हैं। ये कर न सिर्फ वो अपने से नाइंसाफी करते हैं, बल्कि अपने जीवन साथी को भी मौत के कुएं में धकेल देते। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आगे की वार्तालाप हम